हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, बिहार दरोगा 2025 की जो अपकमिंग वैकेंसी है वो 1806 पोस्ट के लिए जल्द ही राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। उस क्रम में एडिटोरियल पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक वॉल्यूम 1 नाम का 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट का एक प्रैक्टिस सेट जो है वो लॉन्च किया गया है। उस बुक से आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी 100 क्वेश्चन है उस पूरे को एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका अगर पूरा सीरीज आप लोगों को चाहिए, मतलब 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट पूरा चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि रेगुलर चाहिए और एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सौनक तथा पेप्लाद शाखाएं जो है वो किस वेद से संबंधित है। तो यह किस वेद से संबंधित शाखाएं हैं, तो यह जो है वो अथर्थ वेद से संबंधित शाखाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्थ वेद। अथर्थ वेद से जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो यह है कि अथर्थ वेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है। अथर्थ वेद की जो रचना है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था। इस वेद में लगभग 731 मंत्र और 6000 पद है। औषधि का उल्लेख भी जो है वो सर्वप्रथम अथर्व वेद में ही किया गया है और इसमें मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण जो है वो मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो वो अथर्व वेद में ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो कल्हन के द्वारा लिखा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कल्हन के द्वारा। कल्हन से एक पुस्तक एग्जाम में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी जो है वो कल्हन के द्वारा ही रचित पुस्तक है। अगर और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो चाणक्य से याद रखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। पाणिनि की अगर बात कीजिएगा तो अष्टधाई पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। और पतंजलि से आप लोगों को याद होगा कि पुष्पमित्र शुंग जो है वो 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसमें कि पतंजलि जो थे वो अश्वमेघ यज्ञ जो है वो करवाए थे। आगे है कि मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो मनके बनाने वाली कारखाने का प्रमाण जो है वो लोथल और चौहंदड़ो दोनों जगहों से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों से। अगर हम लोग लोथल की बात करते हैं तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात का अहमदाबाद जिला जो है वो इसकी वर्तमान स्थिति है। और चौहंदरों की अगर बात कीजिएगा तो यह सिंधु नदी के किनारे है और इसका जो वर्तमान स्थिति है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो बौद्ध धर्म के परंपरा के अनुसार स्तूपों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो 5 श्रेणियां कौन कौन से हैं? अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 स्तूप। बौद्ध की अगर बात कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। पहला हुआ था राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और चौथा हुआ था कुंडलबन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। आगे है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा कि बहमनी राज्य की स्थापना जो है वो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था, जिसका राजधानी जो है वो गुलबर्गा था और उसकी राजभाषा जो थी वो मराठी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या निम्न में से क्या था। इनका दो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, एक हाथी का नाम और एक घोड़े का नाम। घोड़े का नाम तो बड़ा कॉमन है, चेतक था, और हाथी का नाम जो था वो राम प्रसाद था। तो दोनों याद रखिएगा, चेतक घोड़े का नाम और हाथी का नाम राम प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद। महाराणा प्रताप से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हुआ था, जिसमें कि अकबर जो है वो विजयी हुआ था। आगे है कि भैरव बाल की संधि जो है वो किस वर्ष हुई थी।
तो ये जो भैरोबाल की संधि है वो अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई थी। सिख के उस समय थे कौन, महाराजा दिलीप सिंह। तो अंग्रेजों और महाराजा दिलीप सिंह के बीच यह जो है वो संधि हुई थी। और यह संधि जो था वो प्रथम औंग सिख युद्ध जो 1845-46 वाला हुआ था, प्रथम औंग सिख युद्ध का ही यह जो है वो हिस्सा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1846 को। कहीं कहीं ये डेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन 22 दिसंबर को ही स्टैंडर्ड मानिएगा। कहीं कहीं 16 दिसंबर भी आपको मिल सकता है, लेकिन ऑप्शन में इतना क्लोज नहीं रहेगा, तो 22 दिसंबर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 9 मार्च 1846 से याद रखिएगा, लाहौर की संधि जो है वो 9 मार्च 1846 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था, यह आपको बताना है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें कि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी का स्वागत किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी, यह बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन प्रस्ताव को रद्द किया गया था। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, हाँ तो यह भी बात कही गई थी। बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, यह भी कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। इसमें दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली भी किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो सेवा समिति की स्थापना जो है वो हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। चौसा का युद्ध 1539 बिल्कुल सही है, चौसा का युद्ध 1539 में ही हुआ था। फिर उसके आगे है कि कोलाचेल का युद्ध 1741 बिल्कुल सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 बिल्कुल सही है। रूहेला का युद्ध 1772 ये गलत है, ठीक है। रूहेला का युद्ध जो है वो 1772 में नहीं हुआ था, तो ये जो है यहाँ पे ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। रूहेला का युद्ध छोड़ के बाद बाकी जितने भी यहाँ पे युद्ध है वो सारा जो है वो सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। आप लोग पढ़े ही होंगे कि 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसमें कि स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें कस्तूरबा गांधी आपसे पूछा गया है, तो देखिए कस्तूरबा गांधी हो, महात्मा गांधी हो और सरोजिनी नायडू हो, इन तीनों को गिरफ्तार करके आगा खां महल में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आगा खां महल। अच्छा, अगर आपसे पूछे राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को पूछे तो जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात करें तो इनको बाकुड़ा जेल में कैद किया गया था। तो ये सारे आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। आगे है कि कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो कंध विद्रोह कहाँ हुआ था। कंध विद्रोह एक्चुअली अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था 1837 में उड़ीसा में। जिस विद्रोह के नेता जो थे वो चक्र बिसोई थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। कंध की अगर बात कीजिएगा तो कंध जो है वो भारत की उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में रहने वाला एक आदिवासी समुदाय था। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो शांति निकेतन को कब शामिल किया गया था, 2023 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2023 में। 2012 एक ऑप्शन में है, 2012 से याद रखिएगा पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था 2012 में, ठीक है। 2016 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के पर्पज से, क्योंकि 2016 में नालंदा बिहार को जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल सूची में शामिल किया गया था। तो 2016 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाद बाकी यहाँ शांति निकेतन पूछा है, तो शांति निकेतन का आंसर होगा 2023। शांति निकेतन की अगर बात कीजिएगा तो शांति निकेतन की स्थापना जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। भारतीय शिल्प परिषद की मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना जो है वो 1964 में कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। और यह जो परिषद है भारतीय शिल्प परिषद, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो शिल्पकारों के हितों की रक्षा करना और शिल्प परंपरा को जीवित रखना है। आगे है कि रिंग गार्ड एवं बैक गार्ड नामक शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए रिंग गार्ड हो गया, पॉइंट हो गया, लीड पास हो गया, बैकबोर्ड हो गया, यह सब जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल। देखिए खेल से आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें याद रखना होता है। एक पर
शब्दावली, कौन कौन से शब्दों से संबंधित है, एक कौन कौन से कप संबंधित है, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो बास्केटबॉल की अगर बात कीजिएगा तो बास्केटबॉल से अगर कप के बात याद रखिएगा तो याद रख सकते हैं नेहरू कप, फेडरेशन कप। इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो एक पक्ष में कितना होता है, 5 होता है। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जो है वो जेम्स स्मिथ के द्वारा 1891 में किया गया था। और भारत में अगर बात कीजिएगा तो भारत में सर्वप्रथम 1930 में बास्केटबॉल जो है वो खेला गया था। नेक्स्ट है कि समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव जो है वो किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई थी। तो समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1983 में रखा गया था। और इस कार्यक्रम का संचालन जो है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंदिरा गांधी। आगे है कि एंड्रोक्रोनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है। तो जंतु विज्ञान की यह शाखा है एंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसके जनक जो है वो थॉमस एडिसन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थॉमस एडिसन। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 3 क्षेत्र आप लोग पढ़े होंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि, पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र की बात कीजिएगा तो विद्युत, गैस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र की अगर बात कीजिएगा तो व्यापार हो गया, होटल हो गया, रियल एस्टेट हो गया, यह सब जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति, तो यह सब द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीय क्षेत्र। आगे है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR रॉय के द्वारा किस वर्ष किया गया था। आप लोग एक तो पढ़े होंगे कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-1868 में किया गया था, जिसमें कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपया बताया गया था। फिर बाद में जाके वैज्ञानिक आधार पर BKR राव के द्वारा 1931 में किया गया राष्ट्रीय आय की गणना, जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो है वो 49 रुपया बताया गया, 49 रुपया बताया गया। यहाँ आपसे पूछ रहा कि कब हुआ था, तो 1931 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1931। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा जो है वो किन क्षेत्रों में 100% नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है, कृषि में 100% है, खनन में 100% है, संचार में भी 100% है, पेंशन में 100% नहीं है, पेंशन में 49% है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेंशन। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र को हम लोग SEZ के नाम से जानते हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है यह आपको बताना है। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना, यह बिल्कुल शामिल है। ढांचागत सुविधा विकसित करना, यह भी शामिल है। विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, यह भी शामिल है। 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को ही केवल शामिल करना, यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। SEZ यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की अगर बात कीजिएगा तो भारत में सर्वप्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा जो है वो 2000 में किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर इसको 2005 में संशोधन करके इसको फिर नए सिरे से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकारा था। सुरेश तेंदुलकर समिति, बिल्कुल सुरेश तेंदुलकर समिति ही इसका सही आंसर होगा, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया था। और इसका गठन जो है वो कब किया गया था, 2005 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेश तेंदुलकर समिति। बाद बाकी भी जो और ऑप्शंस में है, जैसे कि लकड़बाला समिति हो गया, रंगराजन समिति हो गया। तो लकड़बाला समिति भी जो था वो गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए ही था। रंगराजन समिति भी जो था वो सांख्यिकीय, वित्तीय समावेशन और गरीबी के स्तर के समीक्षा के लिए ही गठित किया गया था। आगे है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए। तो अभी जो 2025 में भी हाल ही में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए हैं, वो 76वां गणतंत्र दिवस था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था प्रोबोवो सुबियांटो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत के जो सबसे पहले गणतंत्र दिवस हुआ था उस पे भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो जो है वो भारत के मुख्य अतिथि थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और भी यहाँ से बन सकता है कि गणतंत्र दिवस यानी 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था। तो थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। क्या था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास।
आगे है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं। देखिए, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ पेरिस में। भारत जो है वो इसमें टोटल 6 मेडल जीत के 71वें स्थान पर रहा है। एक गोल्ड मेडल जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और भारत इस तरह से कौन से पोजीशन पे रहा है? 71वें पोजीशन पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 मेडल। अगर आप इसमें पदक तालिका में पहले नंबर की अगर बात करते हैं तो पहले नंबर पे कौन रहा है? पदक तालिका में पहले नंबर पे रहा है अमेरिका। और कितना पदक लेकर आया है? 126 पदक लेकर आया है। ये सब बातें तो हम लोग 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की कर रहे थे। अगर हम लोग बात करते हैं 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है वो 2028 में होगा। और इसका आयोजन कहाँ होगा? लॉस एंजलिस, अमेरिका में होगा। आगे है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा जो है वो कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है। यहाँ ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बजट जो है वो 2024-25 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। 2024-25 का थीम जो था वो था रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। राजकोषीय घाटा जो था वो जीडीपी का 4.9% और राजस्व घाटा जो था वो जीडीपी का 1.8%। यहाँ आपसे राजस्व घाटा पूछ रहा है तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.8%। अभी हाल ही में नया बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, उसका भी आप लोग कहेंगे तो जल्द ही मैं एक बजट का स्पेशल वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा। केंद्रीय बजट 2024-25, यहाँ भी 24-25 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? केंद्रीय बजट 2024-25 की अगर बात कीजिएगा तो मनरेगा में था 86,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन की बात कीजिएगा तो 70,163 करोड़। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर बात कीजिएगा तो 60,000 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किया गया था। यहाँ आपसे पूछ रहा है मनरेगा के लिए, तो मनरेगा के लिए किया गया था 86,000 करोड़ रुपया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में हुआ विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। और ऑप्शंस की अगर बात कीजिएगा तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। आंध्र प्रदेश की बात कीजिएगा तो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है 24वें एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कजाकिस्तान में। एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना जो है वो 15 जून 2001 को हुआ था। वर्तमान में एससीओ में कुल सदस्य देश जो है वो 10 हैं। और बेलारूस जो है वो हाल ही में एससीओ का नया सदस्य देश बना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से रुद्रम फर्स्ट क्या है? रुद्रम फर्स्ट जो है वो एक स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिसाइल है। रुद्रम फर्स्ट की बात कीजिएगा तो इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? निर्माण जो है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और यह जो है वो भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करने हेतु विकसित किया गया है। इसे जो है वो 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। आगे है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है वो है 159। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है नॉर्वे। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? यहाँ 2024 में पूछ रहा है 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न, अभी 2025 का तो दिया ही नहीं गया है। अभी 2025 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? तो टोटल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। पांचों के नाम भी आपको ध्यान रखना है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है? तो 2025 में टोटल पद्म पुरस्कार जो है वो कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? 139 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें कि 7 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण, 19 व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये जो 7 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है उसमें से एक इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है, शारदा सिन्हा, जिनको कि बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता है।
आगे है कि भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा 25 जून को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 25 जून। आप लोगों को याद ही होगा कि 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था और इसी के विरोध में केंद्र सरकार के द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा जो है वो किया गया है। आगे है कि होपैक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। तो होपैक्स जो है वो भारत और मिस्र के बीच होने वाला एक वायुसेना अभ्यास है, जिसका आयोजन 2024 में मिस्र में ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और मिस्र। 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है। आप लोग दोनों याद रखिएगा, 34वां नंबर का है और व्यास सम्मान 2024 का है। तो 34वां व्यास सम्मान 2024 जो है वो सूर्यबाला को दिया गया है। उनकी एक कृति है कौन देश के बासी, रेणु की डायरी, इसके लिए इनको यह व्यास सम्मान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्यबाला। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया। तो बी पार्ट ऑफ द प्लान के साथ हाल ही में मनाया गया है इस थीम के साथ विश्व जैव विविधता दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व जैव विविधता दिवस, जो कि कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की अगर बात कीजिएगा तो विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, और यह मनाया जाता है कब, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व क्या है, हाँ, विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका जो थीम था वो था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया था। तो अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है गुजरात का। गुजरात का एक याद रखिएगा, अजरक प्रिंट, अंबाजी व्हाइट मार्बल और घरचोला, यह तीनों जो है वो गुजरात का है प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। आगे है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। तो टोटल 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो वनावरण में हुआ है 156 वर्ग किलोमीटर, और अगर वृक्षावरण में पूछा जाए तो 1289 वर्ग किलोमीटर, और अगर दोनों मिला के पूछ दिया जाए तो 1445 वर्ग किलोमीटर। यहाँ क्वेश्चन आपसे दोनों मिलाकर पूछ रहा है, तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1445 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है प्रतिशत में अगर पूछे तो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है वो 25.17% है। आगे है कि हाल ही में रामसार सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है। तो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य पूछ ले या काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य पूछ ले, यह दोनों तमिलनाडु में ही स्थित है और दोनों को हाल ही में इसको रामसार सूची में शामिल भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। भारत में जो है वो सर्वाधिक रामसार साइट तमिलनाडु में ही है। कितने हैं टोटल अभी फिलहाल 18 है। आगे है कि भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार जो है वो चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य जो है वो 2028 तक रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2028 तक। भारत सरकार का 2028 तक एक और लक्ष्य है, वो भी ध्यान रखिएगा, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी जो है वो भारत सरकार 2028 तक ही रखा है। फिर है 56वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यह बात कर रहा है 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 की। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया गया है किसको, ओपेनहाइमर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओपेनहाइमर। और ओपेनहाइमर के ही निर्देशक हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन, उनको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आविष्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो दिया गया है किलियन मर्फी को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो दिया गया है एमा स्टोन को। तो यह चारों नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार के द्वारा विधवा पुण्य विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो झारखंड सरकार के द्वारा विधवा पुण्य विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पति की मृत्यु के बाद
पूर्ण विवाह करने वाली महिला को सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड। झारखंड की अन्य भी कुछ योजनाएं हैं, वो ध्यान रखिएगा, जैसे अबुआ आवास योजना, श्रमिक बसेरा योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यह सब जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। आगे है कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं। तो सार्थक खंड वाले शब्द, दो या दो से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द को क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यौगिक कहा जाता है। आगे है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति जोर आदि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इति जोर आदि। नेक्स्ट है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। देखिए, पाप पुण्य की अगर बात कीजिएगा तो इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो और विग्रह करने पर और या अथवा या फिर या का प्रयोग हो, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे कि रात दिन, माता पिता, छोटा बड़ा, धन निर्धन, ये सब जो है वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वंद्व समास। नेक्स्ट है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे के का सही अर्थ क्या है कि काम के लिए समय होना चाहिए, जब चाहो तब काम जो है वो नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी काम के लिए समय चाहिए। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको यह बताना है। तो एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य नहीं है। आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है, यह भी नहीं है। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 80। नेक्स्ट है कि आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग ब्लैंक जवान। तो डिजायरस के बाद जो हम लोग यूज करते हैं वो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। डिजायरस का मतलब होता है किसी वस्तु के लिए या फिर किसी चीज के लिए इच्छा होना, वो डिजायरस कहलाता है। तो यह डिजायरस ऑफ होता है हमेशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। नेक्स्ट है कि चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। जॉर्जियस, जॉर्जियस का मतलब क्या होता है। जॉर्जियस का मतलब होता है बहुत ही अच्छा दिखना, मतलब बहुत शानदार दिख रहा है। तो जॉर्जियस का उल्टा यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो जॉर्जियस का उल्टा हो जाएगा प्लेन, का मतलब होता है साधारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इंडिया जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया था। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था कर दी गई थी। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। आगे है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एच.सी. मुखर्जी। जे.बी. कृपलानी की अगर बात कीजिएगा तो यह मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात कीजिएगा तो यह साख समिति के अध्यक्ष थे। और ए.बी. ठक्कर की अगर बात कीजिएगा तो यह बहिष्कृत और आंशिक रूप से जो बहिष्कृत क्षेत्र था उसके उप समिति के अध्यक्ष थे। आगे है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रूसी क्रांति से। आप लोग पढ़े ही होंगे कि प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की सामान्यता का उल्लेख किया गया है। जो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है वो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि वह किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 के 3 में। अच्छा, अनुच्छेद 20 के 2 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित जो है वो नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 22 में क्या है। अनुच्छेद 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण।
आगे है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख जो है वो वर्णित है। तो भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख जो है वो किस चीज में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 50 आप लोग पढ़े होंगे, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जैसे ही बात करते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 4। अनुच्छेद की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 36 से 51, और कहाँ से लिया गया है? इसका प्रेरणा जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसको जो है वो वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रथम कार्य जो है वो मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, यह भी सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, यह भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है वो निम्न सदन तक ही सीमित है, यह गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य जो है वो निम्न सदन यानी कि लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का भी कोई व्यक्ति जो है वो मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य जो है वो बनना होगा। तो ये डी जो है वो गलत है, तो ये आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संसद का सचिवालय की अगर बात कीजिएगा तो यह सरकार से स्वतंत्र है, यही कथन सही है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था की गई है जो कि सरकार से स्वतंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। लोक लेखा समिति की अगर बात कीजिएगा तो यह वित्तीय समिति है। विभाजीय समिति की अगर बात कीजिएगा तो यह स्टैंडिंग समिति के साथ मैच करेगा। याचिका समिति जो होगा वो कार्यकारी समिति के साथ मैच करेगा, और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति जो है वो तदर्थ समिति के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? आप लोगों को पता ही होगा कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर याद रखना है 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, यानी कि काश्मीरी को नहीं। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे काश्मीरी। और फिर उसके बाद याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 2003, जिसके द्वारा बोडो, डोगरो, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो यह कौन करता है? यह करता है वित्त आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्त आयोग। संविधान का अनुच्छेद 280 आप लोग पढ़े होंगे, जिसके तहत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है वो किया गया है। और पहले वित्त आयोग की अगर बात कीजिएगा तो पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो भूवैज्ञानिक जो है वो समय के सबसे बड़े खंड को योन कहते हैं। योन को फिर महाकल्प में, महाकल्प को कल्प में, कल्प को युग में, और युग को काल में फिर विभाजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो चट्टानों से बने हुए नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए आप लोग, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों को क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जो कि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच स्थित है, इसीलिए इनको आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह कहा जाता है। और यह ग्रह जो है वो चट्टानों के द्वारा निर्मित होते हैं। शनि जो है वो चट्टानों से नहीं बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शनि। शनि से याद रखिएगा यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में एक संप्रभु द्वीप देश है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या है? तो बादलों की दिशा और गति मापने वाला जो यंत्र होता है उसको कहा जाता है नेफोस्कोप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेफोस्कोप। वहीं अगर और ऑप्शन की बात कीजिएगा तो स्ट्रोबोस्कोप की बात कीजिएगा तो इससे आवर्तित गति से घूमने वाले वस्तुओं का चाल मापा जाता है। विस्कोमीटर की बात कीजिएगा तो इससे द्रवों की श्यानता ज्ञात माप की जाती है।
और साइटोट्रोन की अगर बात कीजिएगा तो इससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला यह जो है वो उपकरण है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है, यह भी बिल्कुल सही है। और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई जो है वो गलत नहीं है। आटाकामा मरुस्थल की अगर बात कीजिएगा तो इसका से संबंधित देश है चिली, पेरू, बोलोविया और अर्जेंटीना। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। काराकोरम की अगर बात कीजिएगा तो काराकोरम है ही, पीर पंजाल है ही, बनिहाल दर्रा है ही, ब्रोजिल दर्रा है ही, ये सब जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अघिल दर्रा की बात कीजिएगा, अघिल दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, ये सब जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि लद्दाख में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, ये सब जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है तो वो हो जाएगा चिनाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु नदी की अगर बात कीजिएगा तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्योखनाब या हिमनद से होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, ये बिल्कुल सही है। NH-44 में ही जवाहर सुरंग स्थित है, यह भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना जो है वो 1958 में नागपुर में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1958 में नागपुर में। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। देखिए यहाँ आपसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा है। अगर आपसे राज्यों के बारे में पूछ ले तब आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन अगर आपसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कोई भी पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है, तब क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो सबसे बड़ा होगा कच्छ डेजर्ट गुजरात, और सबसे छोटा अगर पूछे तो वो हो जाएगा पीटी व गूज ईजलैंड जो कि लक्षद्वीप में स्थित है। आगे है कि जीवित मानव शरीर का सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है। सबसे कम मात्रा में अगर आपसे पूछे तो सबसे कम मात्रा में हो जाएगा मैग्नीज, और सबसे अधिक मात्रा में पूछे तब हो जाएगा कैल्शियम। तो यहाँ सबसे कम पूछा है तो मैग्नीज जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रॉगली के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी ब्रॉगली। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ऊपर से अगर कि आधुनिक आवर्त सारणी में अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटेगा, धनात्मकता जो है वो बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा घटेगा और परमाणु का आकार जो है वो बढ़ेगा। कुछ भी अब आपसे पूछ ले तो यहाँ क्या होगा, घटती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटती है। नेक्स्ट है कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। तो निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार जो होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो लिमोनाइट लोहा का अयस्क है। लिमोनाइट हो गया, हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, आयरन पायराइट हो गया, कैल्कोपाइराइड हो गया, ये सब जो है वो लोहा का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रॉल भी कहा जाता है। तो रोमन विट्रॉल किसको कहा जाता है। रोमन विट्रॉल कहा जाता है ग्रीन विट्रॉल को, मतलब हरा कशिश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरा कशिश, यानी FeSO4 7H2O। नीला थोथा की अगर बात कीजिएगा यानी ब्लू विट्रॉल की बात कीजिएगा तो ये कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, जिसको कि तूतिया भी कहा जाता है। लाल थोथा की बात कीजिएगा यानी रेड विट्रॉल जो है वो कोबाल्ट सल्फेट को कहा जाता है, और उजला थोथा यानी व्हाइट विट्रॉल जो है वो जिंक सल्फेट को कहा जाता है। तो यह चारों के चारों जो है वो आपको ध्यान रखना है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। तो नोबेल का तेल जो है वो किसको कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है,
जो कि डायनामाइट बनाने के काम में आता है, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कि ग्लिसरीन के साथ रिएक्शन करवा के जो है वो ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग कौन सा तत्व है। ऑक्सीडाइजिंग तत्व सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है वो होता है फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लोरीन। नेक्स्ट है कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है हर्ट बिग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डीएच मार्गन से चीजें एक याद रख सकते हैं, डीएच मार्गन से आप लोग याद रख सकते हैं जीव सिद्धांत के प्रवर्तक। साइलेन एवं स्वान से याद रख सकते हैं कोशिका सिद्धांत, और कैरोलस लीनियस से याद रख सकते हैं द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका जो है वो अनुपस्थित होती है, तो यही सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है, लिंग प्रजनन जो है वो नहीं पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक की अगर बात कीजिएगा तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, ठीक है, लिंग प्रजनन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उपस्थित होता है, लाइसोसोम भी जो है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक जो है वो गोल्की जॉय को कहा जाता है, जिसकी खोज जो है वो कैमनियो गोल्जी एक इटली के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। तो जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है, सिस्ट्रॉन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिस्ट्रॉन कहा जाता है। वहीं अगर जीनोम की अगर बात कीजिएगा तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। म्यूट्रॉन की अगर बात कीजिएगा तो उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूट्रॉन कहा जाता है, और रेकॉन की अगर बात कीजिएगा तो पुनः संयोजन की इकाई को क्या कहा जाता है, रेकॉन कहा जाता है। आगे है कि जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। तो कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होगा वो 19:81 हो जाएगा। देखिए कभी कभी अकार्बनिक पहले लिख देगा तब फिर 18:19 हो जाएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग जो है वो किस तत्व की कमी से होता है। तो नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग जो है वो तांबा की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा। जस्ता से याद रखिएगा, आम और बैगन में लिटिल लीफ होता है जस्ता की कमी के कारण, और धान में खैला रोग जो होता है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। बोरोन से याद रख सकते हैं, फूलगोभी में जो ब्राउनिंग होता है वो बोरोन की कमी के कारण से होता है। और मैग्नीज से याद रख सकते हैं कि मटर में जो मार्स रोग होता है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु जो है वो खरे जल में पाए जाते हैं। तो पेरिफेरा के जो जंतु होते हैं वो खरे जल में पाए जाते हैं, जैसे कि साइकस हो गया, स्पंज हो गया, मायोनिया हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संघ पोरिफेरा। आगे है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग का प्राणी है। तो मेढक जो है वो एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, और जो कि एम्फीबिया किसको बोला जाता है, जिसके कि सभी प्राणी जो होते हैं वो उभयचर होते हैं, असमतापी होते हैं, उनका श्वसन जो है वो क्लोमो त्वचा और फेफड़ों के द्वारा होता है, श्वसन क्लोमो, और हृदय जो होता है वो 3 बेमेसी होता है, उसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। ये सब एम्फीबिया वर्ग के लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो यह बात कर रहा है जिब्रेलिन्स को, जो कि हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है और बीजों की प्रस्तुति भंग करके उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो है वो ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो हैं वो सही हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। कह रहा है कि दाब प्रेशर जो है वो अदिश राशि होती है, बिल्कुल सही बात है। कार्य का बीमीय सूत्र जो होता है वो m(2) होता है, यह भी बिल जो है वो बिल्कुल सही होगा। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि बिना विस्थापन जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। फिर उसके बाद समतल कोण का एसआई मात्रक स्टेडियन है, ये गलत है। समतल कोण का एसआई मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है, धन कोण का एसआई मात्रक स्टेडियन होता है, तो यह भी गलत है। तो यहाँ पहला और दूसरा सही है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो होता है वो क्या होगा, तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए घर्षण बल का मान जो होता है वो सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि सतहों के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक होगा। आगे है कि भू अस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, यह भी सही है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये गलत है। देखिए जो भू अस्थायी उपग्रह होता है जियो सैटेलाइट, उसका कक्षीय वेग जो होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं बल्कि 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी तल से जो अति निकट चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह होते हैं उनका कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो बोल्टा ने की थी, यही गलत है, क्योंकि एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है कि खोज जो है वो आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा किया गया था। जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये तो बिल्कुल सही है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यह भी सही है। दूसरा और तीसरा जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होता है वो m = 1+d/f होता है, जहाँ पे d जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा और f जो होगा वो लेंस की फोकस दूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे हुए होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसको अभिदृश्यक लेंस, और जो आंख के समीप होता है उसको अभिनेत्र लेंस कहा जाता है। और नेत्रिका और अभिदृश्यक में जितना ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होगा उसकी आवर्धन क्षमता जो है वो उतना ही अधिक होगी। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इंटरफेरोमीटर की अगर बात कीजिएगा तो यह मैच करेगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन से। पोटेंशियोमीटर की अगर बात कीजिएगा तो ये विद्युत विभवांतर के साथ मैच करेगा। कैलोरीमीटर की अगर बात कीजिएगा तो ये विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के साथ मैच करेगा। और रूलर जो है वो किसके साथ मैच करेगा, लंबाई के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। इसके बाद 5 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के हैं, जिसका सॉल्यूशन जो है वो मैं पीडीएफ के लास्ट में, देखिए पीडीएफ के लास्ट में उसका सॉल्यूशन जो है वो अटैच कर दिया गया है। इसका पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पर जाइए और अब पढ़ेगा इंडिया सर्च कर लीजिए, या इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये सीरीज को कंटिन्यू करना है, एक्सप्लेनेशन के साथ करना है या विदाउट एक्सप्लेनेशन करना है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।